बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इस चैप्टर में दो बड़े अहम सवाल एग्जिस्ट करते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इस चैप्टर में या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज समझाऊंगा ऑप्टिक्स के, और आपने इनको गौर से सुनना और समझना है। आपको फिजिक जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसमें जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनसे रिलेटेड मैं कुछ टिप्स बताऊंगा यहाँ पर, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी इन्वॉल्विंग लाइट। वो ब्रांच जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं या लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को अगर हम फिजिकल ऑप्टिक्स नाम दें या फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। सिमिलरली जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के किसी भी प्लेन सरफेस पर, प्लेन शाइनी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो और फिर रिफ्लेक्ट हो, यानी उसमें से लाइट ट्रांसमिट ना हो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर्स और जो शाइनी सरफेसेस हैं वो रिफ्लेक्शन प्रोसीजर से गुजरते हैं। रिफ्रैक्शन, जहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, लेट से ये एयर है और ये वाटर है, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज कि लाइट जब एयर से वाटर में एंटर होगी तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ये बेंड होगी। ये बेंडिंग क्यों होगी? ये बेंड होगी ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक, सो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन में ये याद रखें कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो जो स्पीड ऑफ लाइट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। सो स्पीड कम होगी तो याद रखें कि किसी भी डेंसर मीडियम में जो वेवलेंथ है वो भी कम हो जाएगी। फिर दोनों रीजन्स के अंदर जो टेक्निकली सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 ये इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक, इसमें हम ये मीडियम 1 है फॉर एग्जांपल और ये मीडियम 2 है। अब इसी तरह लाइट जो है वो लेंजेस से भी पास करती है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होके कन्वर्ज भी हो सकती है, और कुछ लेंजेस हैं जहां पर लाइट डाइवर्ज भी होती है, तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही काम करते हैं। अब आपको एक सिंपल सा चार्ट में समझाऊंगा जिसमें आपको बेसिक आइडिया पता चलेंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसमें अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं मिरर्स, और रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं लेंजेस। मिरर्स की दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, और लेंस की भी दो ही टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। ठीक, अब कन्वेक्स मिरर को पहले अंडरस्टैंड करें। ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो, यानी एक कर्व मिरर है आपके सामने, इसकी जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग के साथ साथ आप देख रहे हैं कि दोनों रेज एक दूसरे से अलग अलग रास्तों पे जा रही है। सो ये बेसिकली एक डाइवर्जेंट मिरर है जो रेज के रास्तों को दो रास्तों में बदल देता है, इकट्ठा मिला नहीं सकता। इन रेज को अगर हमने आपस में मिलाना है तो हमें एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो एक इमेजिनरी फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। सेम इसी तरह कनकेव मिरर, कनकेव में आपने वर्ड केव याद रखना है। केव जैसे गार होती, अंदरूनी हिस्सा। ठीक, तो कनकेव मिरर वो मिरर है जिसका अंदरूनी हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो। अब ये कर्व्ड है, इसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पर फोकस होंगी, तो यहाँ पर ये इसकी फोकल लेंथ डिस्क्राइब होगी। सिमिलरली लेंस पर आ जाए। कन्वेक्स लेंस वो लेंस जो एजेस से थिन हो और सेंटर से थिक हो, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कनकेव लेंस जो एजेस से थिक हो और सेंटर से थिन हो। कन्वेक्स लेंस रेज को एक नुक्ते पर इकट्ठा करता है, कन्वर्जेंट है। कनकेव मिरर जो है, कनकेव लेंस जो है, ये रेज के रास्ते जुदा कर देता है, यानी इन्हें दो रास्तों में डिवाइड कर देता है, तो ये डाइवर्जेंट लेंस है। अब मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कनकेव कन्वेक्स मिरर की, और पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कनकेव मिरर की। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है
और जो कनकेव मिरर लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोकल लेंथ का आखिर क्या रिलेशन है, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव फोकल लेंथ क्या होती है। नाउ सी, हम सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आती है। अब कन्वेक्स लेंस ने इनको कन्वर्ज करना है, तो रेज ऑफ लाइट ने किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे होना है। अब दो चीजें ऑब्जर्व करें। एक बात कि कन्वेक्स लेंस ने इन सब रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा किया, तो सेंटर ऑफ लेंस से लेकर वो पॉइंट जहां पर आगे सब रेज इकट्ठी होगी, ये लेंस की फोकल लेंथ है। अब याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर प्लेस करेंगे और वहां से आप रे ऑफ लाइट लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसने गुजरना कहाँ से, फोकस में से। ये भी आगे आपको बताऊंगा कि इमेज क्रिएट कैसे करना है या इमेज को डिजाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये रेज अपने ओरिजिनल पाथ पे जा रही हैं, हमें इमेजिनरी ड्रॉ नहीं करना पड़ा इनको, ओरिजिनल पाथ पे जा रही हैं, आपस में रियली मीट अप हो रही। तो ये जो रेज हैं इनको हम रियल रेज कहेंगे, ठीक। और रियल रेज होने के साथ साथ ये जो फोकल लेंथ है, देखिए इस साइड से आ रही है रेज, और जो फोकल लेंथ है वो अदर साइड ऑफ द लेंस बन रही है, तो जो अदर साइड पे बनेगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सेम आप यही इमेजिन कर लें कि आपके पास एक कनकेव लेंस है। अब कनकेव लेंस में जो रेज ऑफ लाइट है वो डायवर्ज होती है। डायवर्ज मींस कि आगे जाकर तो कहीं नहीं मिलेंगी, सो इनको हमें बैकवर्ड इमेजिनरी तौर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। यूं सपोज करना पड़ेगा कि लेंस से पहले ही कोई पॉइंट है जहां से ये ओरिजिनेट होती फील हो रही। अब चूंकि यहाँ पे हमें इमेजिनरी रेज ड्रॉ करनी पड़ी, तो ये जो इमेजिनरी डिस्टेंस हमें ड्रॉ करना पड़ा, ये तो एक तो फोकल लेंथ है, लेकिन चूंकि हमें इमेजिनरी ड्रॉ करना पड़ा तो ये फोकल लेंथ क्या कंसिडर होगी, नेगेटिव कंसिडर होगी। अब एक फैक्ट बताता हूं आपको कि जिस भी लेंस या मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो मेजरली तो बनाता है रियल इमेजेस, लेकिन उससे स्पेशल कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें आप वर्चुअल इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर मैं जो मिरर इक्वेशन है उसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बिल्कुल बेसिक जो ऑप्टिक्स है ना, उसमें जो p है ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। f एक ही बार सेट होगा, यानी हमारे चैप्टर में चूंकि ज्यादा कन्वेक्स लेंस के केसेस हैं, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो याद रखें इसका भी साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। अब जो Q है, सिर्फ इस पे हमने डिस्कशन करनी है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। सिंपली याद रखें, अगर इमेज रियल है तो Q विल बी पॉजिटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो Q विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों वैसे पॉजिटिव रहेंगे। आपको ज्यादा परेशानी अगर लगेगी भी तो इस चीज की कि Q को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं, तो याद रखें जब इमेज रियल होगा Q पॉजिटिव होगा, इमेज वर्चुअल होगा तो Q नेगेटिव होगा। अब ये एक और डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फर्क होता है। तो देखें, रियल और वर्चुअल इमेज, मैंने दोनों डायग्राम्स में कन्वेक्स लेंस ही बनाया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर जो फोकल लेंस बनाई है, एक दफा ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड फोकल लेंथ रखा है और एक दफा ऑब्जेक्ट को मैंने इनसाइड फोकल लेंथ रखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो रियल इमेज भी बना सकता है, वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। मैं आपको दोनों इमेजेस जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूं और फिर आपने गौर से देखना है। सबसे पहले इमेज बनाना कैसे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टिप से आपने दो रेज जो है वो ड्रॉ करनी। एक रे ऑफ लाइट आपने बिल्कुल स्ट्रेट ले जानी है और उसको आपने गुजारना है फोकस में से, लेट इट गो वेयर इट कैन गो। दूसरा आपने सेंट्रल पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट आउट करना और दूसरी रे जो लाइट है वो आपने ड्रॉ करनी है इस सेंटर से, ठीक है। लेट्स से ये इस पॉइंट पर इकट्ठी होती। अब देखिए जहां ये पहले इकट्ठी हैं वहां पे ऑब्जेक्ट का हेड है, इट मींस जहां ये बाद में इकट्ठी होंगी वहां भी ऑब्जेक्ट का हेड ही बनेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट का हेड है तो द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लाइक दिस। नंबर वन चीज जो आपने ऑब्जर्व करनी है, रेज जिस रास्ते पर जा रही हैं हमें वो इमेजिनरी ड्रॉ नहीं करना पड़ा, वो रियल पाथ ऑफ द रेज है।
नंबर 2 कि जो इमेज है वो अपराइट नहीं बना, यानी बिल्कुल सीधा था तो सीधा नहीं बना, हमें उल्टा नजर आएगा, तो ये इमेज रियल इमेज कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसे डिस्टेंस p कहते हैं, ये डिस्टेंस f है, और जहां पे जाके इमेज बनता है वो डिस्टेंस q है। रियल इमेज है। अब रियल इमेज की पहचान सबसे बड़ी ये है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। दूसरी पहचान इसकी कि आप यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी सरफेस प्लेस करते हैं तो ये इमेज उस पर अपीयर होगा, यानी रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन सम कैनवस। तो इन्वर्टेड इमेज है, इसके लिए जो क्यू का साइन है वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे केस पर। सेम वही टर्मिनोलॉजी की यहां से आपने पॉइंट आउट कर लें, दो रेज यहां से पास करनी है, एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट और गुजारनी है फोकस में से, दूसरी रे ऑफ लाइट आपने बिना घबराए सेम उसी तरह सेंटर में से पास करनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गौर से समझना है, दो रेज सिर्फ अज्यूम कर लें, एक को स्ट्रेट ले जाकर फोकस में से पास कर दें और एक को अपने सेंटर में से पास कर देना। उसके बाद जहां ये मीटअप हो वहां पर इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखें ये दोनों बियॉन्ड द लेंस डाइवर्ज हो रही है। अब डाइवर्ज हो रही है, इट मींस ये फॉरवर्ड जाके तो कहीं नहीं मिलेंगी, सो इनको हमें बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखें, ये अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ कहीं ये इमेजिनरी तौर पे मीटअप हो रही है, यहाँ पर सेम उसी तरह अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो देखें जैसा सीधा ऑब्जेक्ट पड़ा है वैसा ही सीधा आपको इमेज भी नजर आ रहा है। ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस q है, बट याद रखें ये नेगेटिव q है। क्यों? ये इमेज इमेजिनरी रे से बन रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो इमेज है ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल के लिए याद रखें कि हमेशा अपराइट होगा, ठीक है, स्ट्रेट होगा, सेम होगा जैसे इमेज है, और इसके लिए जो क्यू का साइन है वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट भी जिसे कहते हैं। तो वर्चुअल इमेजेस जो है उनके लिए क्यू जो है वो मोस्टली डी के इक्वल लिया जाता है, जो 25 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो ये है फर्क रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। अब इसके बाद कन्वेक्स लेंस के कुछ केसेस जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि कन्वेक्स लेंस आपकी बुक में ज़्यादा यूज़ होगा तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे इमेजेस जो हैं वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इमेजेस बनेंगे, फिर आगे हम इसको समराइज करेंगे और फिर अपने टॉपिक की कुछ टर्म्स पे आएंगे। तो नंबर 1 केस है कि लेट्स से जो रेज हैं वो आ रही हैं इन्फिनिटी से। अब देखना ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है और इमेज कहाँ बनता है। रेज आ रही है इन्फिनिटी से, लेट्स से 2 ही रेज सपोज कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कहाँ पर इकट्ठी होंगी, फोकस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पर तो जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, एंड इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ रियल इमेज। सेकंड डायग्राम पे आते हैं कि अब हम इन्फिनिटी से उसे बियॉन्ड 2f रख देते हैं। यहां पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, ये यहां पे हम लिखेंगे ये बियॉन्ड 2f, ये डिस्टेंस f है और ये 2f है। हमने 2f से अवे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया। सेम उसी तरह एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ले जाकर कहां से पास करेंगे, फोकस में से। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास करेंगे, सेंटर में से। अब जो इमेज हमें ऑब्टेन होगा वो f और 2f के दरमियान होगा, यानी बिटवीन f एंड 2f। अब आप जरा खुद बताएं कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल। ऑब्वियसली आपके माइंड में रियल इमेज का आंसर आएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है और दूसरी साइड पे जाके बन रहा है। सेम इसी तरह हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब ले आते हैं। करीब ऐसे कि हम इसे एग्जैक्ट 2f पे रख देते हैं। अब एग्जैक्ट 2f पे रखा तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन फोकस में से, ठीक, यहां पर सेंटर में से पास करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इसको कर दिया जाए तो एग्जैक्ट 2f पे जाके इसका इमेज बन जाएगा, ठीक। तो देखें 2f पर ऑब्जेक्ट रखा है, 2f पर ही इमेज रखा है। इट मींस जितना डिस्टेंस p है उतना ही डिस्टेंस q है। ये एक ऐसा केस है जिसमें मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होती है q ओवर p, जिसे आप सिंपली p ओवर p भी लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू q ओवर p इक्वल्स टू 1।
इस पॉइंट पर अगर आप ये कहें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो देखें 1f 2f 3f 4f के P और Q के दरमियान जो टोटल इमेज आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो देखिए हम इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, फिर करीब लाए बियॉन्ड 2f, फिर और करीब किया एट 2f। अब ऑब्वियसली हम इसे रखेंगे बिटवीन f एंड 2f। ये रहा 2f और ये रहा f। यहाँ से उसी तरह स्ट्रेट रे ऑफ लाइट इसे फोकस में से पास करना है और ये रे ऑफ लाइट आपने सेंटर से पास करनी है। अब जो आपका इमेज बन रहा है वो देखें कहाँ बन रहा है, ये f है, ये 2f है और हमारा जो इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड 2f चला गया, बियॉन्ड 2f। इन दोनों केसेस को गौर से देखें। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, इमेज बिटवीन f एंड 2f है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज बियॉन्ड 2f चला गया। बहुत ज्योमेट्रिकली ये केसेस जो है वो चल रहा है। अब हम इसके बाद अगले केस पर आते हैं। और करीब करना है तो अब हम इसे एग्जैक्ट f पे रखते हैं। अब हम इसे एग्जैक्ट f पे रखते हैं तो फिर उसी तरह एक रे ऑफ लाइट फोकस से, एक रे ऑफ लाइट सेंटर से। अब जैसा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट नियरली क्या होगी, पैरेलल। ना ये इस साइड पे मिलने वाली है, ना ही ये इस साइड पे मिलने वाली है। सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व के अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट f पे पड़ा है तो इमेज कहां जाके बन रहा है, इन्फिनिटी पर। सेम यही केस इसके ऑपोजिट है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज f पे बना, ऑब्जेक्ट f पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। एंड नेक्स्ट केस कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अब इनसाइड फोकल लेंथ रखते हैं, इनसाइड फोकल लेंथ रखा, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट फोकस से, दूसरी सेंटर से, यहां पर हो गया। अब देखें ये आगे डाइवर्ज होंगी, बैकवर्ड इनको ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी तो अपराइट इमेज बनेगा। ठीक है, यहां तक जितने केसेस आपने देखे हैं नियरली इन्वर्टेड इमेजेस आपको मिल रहा है। रियल 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 रियल, इसको एक और भी स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए होता है डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड इमेज जो है वो क्रिएट होता है और ये ऑब्वियसली चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बन रहा, सेम उसी साइड पर है, तो ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज वर्चुअल है। ठीक है, तो अब हम इन सारी कंडीशंस को इस केस के बारे में याद रखना है। ये केस सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप इसको दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। अब हम इन सारे जनरल केसेस को अगर समराइज करें तो कन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन पॉइंट्स पर, इमेज फॉर्मेशन किन किन पॉइंट्स पर होती है और इमेजेस की नेचर क्या होती है। ऑब्जेक्ट रखें इन्फिनिटी पर, इमेज बनता है फोकस पर। ऑब्जेक्ट रखें बियॉन्ड 2f, इमेज आता है बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट 2f पे रखें तो इमेज भी 2f पर बनता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज बियॉन्ड 2f जाएगा। इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ये दोनों सिचुएशंस और ये दोनों सिचुएशंस ये एक दूसरे से रिलेटेड है और ये केस हमारे लिए मैग्निफिकेशन, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। कि अगर इनसाइड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसी सेम साइड पर बनेगा और काफी जूम और मैग्नीफाइड होगा। तो ये सब रियल इमेजेस के केसेस हैं और ये एक वाहिद वर्चुअल इमेज का केस है। तो कन्वेक्स लेंस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको ग्रिप अप करना है। अब हम आते हैं चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको ह्यूमन आई से रिलेटेड एक आइडिया डिस्कस किया है कि नियर पॉइंट, ये जिसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ये रही ह्यूमन आई। आप अपनी आंख के सामने किसी भी पेन पेंसिल को पकड़ के बाजू जितनी लंबाई पर रख लें, यानी जितनी दूर आपका बाजू जा सकता है वहां पर उसको पकड़ के यूं अपनी सामने कर लें और उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख के करीब लाना शुरू कर दें। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां आप इतना करीब पहुंच जाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहां तक तो क्लियर नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे और करीब लेकर आएंगे तो वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर आपकी आंख की कम हो जाएगी। सो वो डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आंख किसी चीज को बिल्कुल क्लियरली देख सकती है, उसे डी से डिनोट करते हैं और उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट का मतलब कम से कम डिस्टेंस, फासला। डिस्टिंक्ट कहते हैं वाजे,
वो कम से कम फासला जहां आप ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पे देख सकते हैं, इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर। नॉर्मली जितने वर्चुअल इमेजेस हैं वो हमें इस डिस्टेंस पर दिखाई देते हैं। इसी तरह फॉर पॉइंट है, नियर पॉइंट में एक और चीज मैं बताता चलूं कि ये जो नियर पॉइंट है ये विद एज जो है ये इंक्रीज करता है। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको कि नियर पॉइंट की वैल्यू जैसे बुजुर्ग होता जाएगा कोई इंसान, तो उसमें जो नियर पॉइंट की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, 30, 35, 40 सेंटीमीटर तक भी जा सकती। फॉर पॉइंट के मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ह्यूमन आई देख सकती है, तो ये रही ह्यूमन आई, और इसको हम कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं देते, हम सिंपल कहते हैं कि जो हमारा फॉर पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, कि अब टू इनफाइनाइट डिस्टेंसेस वी कैन ऑब्जर्व द इमेजेस। फिर मैग्निफिकेशन की बात आती है। मैग्निफिकेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो इमेज है वो कितना इनलार्ज्ड है, कितना इनलार्ज्ड है। उसमें सबसे पहले तो ये एक सिंपल सा केस कन्वेक्स लेंस का डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास फोकल लेंथ है और लेट्स से यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो फोकस में से पास करना है, सेंटर में से पास करना है, जहाँ ये मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनता है। अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है एम, वो दो चीज़ों से फाइंड होती है, एक Q ओवर P, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर H हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं कि सिंपली हमें ये बताता है कि आपस में एस्पेक्ट रेशियो कितनी है, कि इमेज कितना इनलार्ज्ड है देन द ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो आपने पढ़नी है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, गौर से देखना और समझना है कि लेट्स से ह्यूमन आई के करीब एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब इस ऑब्जेक्ट का ह्यूमन आई के साथ जो बनने वाला एंगल ये सबटेंड करेगा, उसको हम एंगल देते हैं, नाम देते हैं अल्फा का, ठीक है। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ पर हम tan अल्फा से डिनोट कर देते हैं इसको, कि परपेंडिकुलर बेस की जो रेशियो हम फाइंड करते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रहे कि अभी हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, हम इसको नेकेड आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो नेकेड आई से बनने वाला जो एंगल है वो अल्फा है। सिमिलरली अगर हम आंख के आगे कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये ऑब्जेक्ट पहले से मैग्नीफाइड नजर आएगा। अब जो एंगल है वो पहले से ग्रेटर होगा, तो ये है एंगल बीटा, यहाँ पे हम नाम देते हैं टेंजेंट बीटा का। सो नाउ लुक, angular magnification m is simply the ratio of two things. Angle subtended when we see the object through a lens through an optical instrument. तो ऊपर रखेंगे tan बीटा कि जब हम उसे किसी इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, और नीचे रखेंगे tan अल्फा जब हम उसे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के देखते हैं। तो इन दोनों एंगल्स की जो रेशियो है इसे आप सिंपली बीटा ओवर अल्फा भी एज्यूम कर सकते हैं। ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज जो कॉन्सेप्ट हुआ वो एंगुलर मैग्निफिकेशन ही है। फिर इसी तरह है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर कहते हैं कि एबिलिटी टू रिवील माइनर डिटेल्स। लेट्स से आपका मोबाइल फोन है, आप किसी चीज को देखते हैं तो वो ब्लर नजर आती है। ब्लर नजर आने का मतलब ये है कि उसकी जो क्लियर डिटेल्स हैं वो अपीयर नहीं हो रही। फिर लेंस क्या करता है कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है, उसका फोकस एडजस्ट किया जाता है, और फिर आप क्लियर डिटेल्स जो है वो देखना शुरू हो जाते हैं। सो रिजॉल्विंग पावर है कि हाउ क्लियरली यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट। और ये चीज में रखें, आप जितना ज्यादा किसी इमेज को रिजॉल्व कर लेंगे उतना ज्यादा आप उसे जूम कर सकते हैं और उसके जो पिक्सल्स हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब रिजॉल्विंग पावर के कुछ फॉर्मूलाज हैं लेंसेज के लिए, ग्रेटिंग्स के लिए और मल्टी ऑर्डर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स के लिए। सबसे पहले तो लेंसेज के लिए दो लाइट सोर्सेज के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए, कि लेट्स से बहुत दूर कोई लाइट सोर्सेज हैं। अब ह्यूमन आई को मिनिमम एंगल जो वो दो लाइट सोर्सेज सबटेंड करते हैं, ये मिनिमम एंगल, इसे अल्फा मिनिमम कहते हैं। ठीक, ये अल्फा मिनिमम, इसका एक फॉर्मूला है, ये है 1.22 लैम्डा ओवर डी। 1.22 ये लॉर्ड रेले, एक साइंटिस्ट है, इसे रेले क्राइटेरियन कहते हैं। लैम्डा वो वेवलेंथ है जो आप रिसीव कर रहे हैं, और डी डायमीटर ऑफ लेंस है। कि मिनिमम एंगल क्या है जिसमें ह्यूमन आई जो है वो दो फॉर्दर लाइट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अदरवाइज क्या इतने ह्यूज डिस्टेंस पे यूं लगेगा कि ये दोनों की रोशनी एक ही है।
अब जो रिजॉल्विंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा मिनिमम के, यानी जितना अल्फा मिनिमम स्मॉलर होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है फिर वो क्या बना, वो बनेगा d ओवर 1.22 लैम्डा। यहां से याद रखना है कि डायमीटर ऑफ लेंस जितना ग्रेटर होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ग्रेटर होगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट आप जितनी शॉर्टर यूज करेंगे चीजों को देखने के लिए रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। सेम इसी तरह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा है। डेल्टा लैम्डा कोई सी दो वेवलेंथ्स के दरमियान डिफरेंस है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एटसेट्रा। और रिजॉल्विंग पावर मल्टी ऑर्डर ग्रेटिंग है n क्रॉस n मल्टीप्लाई बाय m। m है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और n है नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एंगुलर मैग्निफिकेशन और नियर पॉइंट का है जो आगे आने वाले टॉपिक्स में भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इसमें जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको गौर से देखें समझें ताकि आपको जो साइंस हैं इमेजेस के, ऑब्जेक्ट्स के, फोकल लेंस के, उस पे अबूर हासिल हो। और ये डेफिनेशंस हैं, इनको आपने एज अ डेफिनेशन याद करना है या एज एन एमसीक्यू याद करना है। नंबर 1 पे सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में याद रखें इट इज सिंपली अ कन्वेक्स लेंस। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका एक्चुअल इमेज जो है वो दिखा दूं क्या है, फिर इसको बुक डेरिवेशन के मुताबिक करते हैं। कि देखें जब भी कन्वेक्स लेंस के आप इनसाइड द फोकल लेंथ किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वहां से जब आप रेज ऑफ लाइट एक पास करेंगे फोकस में से, एक पास करेंगे सेंटर में से, तो ये रेज आपस में आगे जाके नहीं मिलेंगी, बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, बैकवर्ड मिलेंगी, जिससे एक चीज क्लियर होगी जो इमेज बना है वो वर्चुअल है। Q इज इक्वल टू D होगा और D विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बुक डेरिवेशन गिवन है कि लेट्स से ह्यूमन आई एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही है, तो ऑब्जेक्ट के साथ आई का जो बनने वाला एंगल है वो है अल्फा। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस d है तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस d। सिमिलरली ह्यूमन आई जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ये कन्वर्जिंग लेंस यूज करेगी तो हमें ये मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देते हैं एंगल बीटा का। ये है इमेज और ये है डिस्टेंस d। tan बीटा will be equal to perpendicular over base I over d। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो है tan बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। मैग्निफिकेशन टेंजेंट बीटा इज इमेज ओवर d, tan अल्फा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओवर d। आपके सामने क्लियर है कि d से d कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू image characteristics divided by object characteristics। अच्छा जी, अब m is equal to image represented by q, object represented by p। शुरू में मैंने कहा कि ये वर्चुअल इमेज है तो q की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, d over p। अब ये सिचुएशन जहन में रखते हुए हम अब ये फाइंड करेंगे कि किस हद तक कोई कन्वेक्स लेंस जो एक सर्टेन फोकल लेंथ का है वो कितना ऑब्जेक्ट को जूम अप कर सकता है, ये मैग्नीफाई कर सकता है। यहां हम लिखेंगे मिरर इक्वेशन 1 ओवर f 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। नेक्स्ट स्टेप में हम एक चेंज ये लाएंगे कि 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p माइनस 1 ओवर q, क्योंकि इमेज वर्चुअल है। 1 ओवर f 1 ओवर p माइनस 1 ओवर d और वर्चुअल इमेज नजर आता है किस डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे। अब इस पूरी इक्वेशन को हम दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी d बाय f d बाय p माइनस d बाय d। अब d बाय d हो जाएगा 1, d बाय p d बाय p क्या है मैग्निफिकेशन, यहाँ पे रहा d बाय f। तो अगर यहाँ से मैग्निफिकेशन फाइंड करें तो इसका एक फॉर्मूला ये 1 इधर आके प्लस होगा 1 प्लस d बाय f। किसी भी वर्चुअल इमेज के लिए जो लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन है उसका ये फॉर्मूला 1 प्लस d बाय f। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, लेट्स से आपके पास एक फोकल लेंथ है किसी लेंस की 5 सेंटीमीटर,
तो वो लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना जूम कर सकता है, कितना मैक्सिमाइज कर सकता है, आप यूँ वैल्यूज पुट करेंगे 1 + 25 सेंटीमीटर्स बाय 5 सेंटीमीटर्स, तो 5 5 = 25, 5 + 1 6, तो इट कैन enlarge द इमेज अप टू 6 टाइम्स। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट पड़ा है एट इनसाइड द फोकल लेंथ, तो ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। यहीं पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो बताता हूँ जो आपको पहले न्यूमेरिकल में काम आएगा। वो ये कि अगर आप अच्छा इसको इसी फॉर्मूला से आगे चलते हैं कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकस पे पड़ा हुआ, ठीक है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह ये फोकस पॉइंट है, रेज ऑफ लाइट यहाँ पर, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ पर, नाउ इट्स क्लियर कि जो इमेज बनना है वो कहाँ बनना है, इन्फिनिटी पर। तो अभी आपने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला देखा था D/P। ये जो P डिस्टेंस है यहाँ पर, क्या आप देख रहे हैं क्लियरली कि ये F के इक्वल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है। तो इस केस में जहां पर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकस पे पड़ा हो, याद रखना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है D/F। तो मैं दो डिफरेंसेस क्लियर बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है इनसाइड F, तो फिर इमेज की नेचर क्या होनी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 + D/F। अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है एग्जैक्ट एट F, तो फिर वो डिमिनिश्ड इमेज कहलाता है, और उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है D/F। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स को किसी एक सर्टेन लिमिट तक फोकल लेंथ के मुताबिक मैक्सिमाइज या मैग्नीफाइड किया जा सकता है। अब अगर हमें उससे भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन रिक्वायर हो, तो फिर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे नाम देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स ये हैं कि इसमें हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं। एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट रखी जाती है, और एक कहलाता है आई पीस, जिसकी फोकल लेंथ लॉन्गर रखी जाती है। शॉर्टर फोकल लेंथ से आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इनसाइड इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, और आई पीस से जो फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। ये भी रिकॉल करवा दूं कि रियल इमेज की मैग्निफिकेशन होती है Q/P, और आई पीस की जो मैग्निफिकेशन है वो होती है 1+, ये वर्चुअल इमेज की होती है 1+ D/F। इस टॉपिक को मजीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको दो इमेजेस बनाऊंगा, यहाँ पर दो डायग्राम्स समझाऊंगा। आपने उन्हीं डायग्राम्स को ज़्यादा फोकस करना है। वो दो डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ आ गई तो आपको ये टॉपिक समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, लेट्स से आपके पास एक लेंस है, ये थिन लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करते हैं, एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट और एक फोकस में से, ये सेंटर से पास करेगी। अच्छा, अब जो सेंटर से पास करने के बाद रेज जहाँ पे मिली है, ये एक इमेज बना। लेट्स से इसकी हाइट h है और इसकी हाइट h1 है, या फिर इसका डिस्टेंस p है और इसका डिस्टेंस q है। अब आप खुद बताएं कि ये इमेज कौन सा है। ऑब्वियसली एक रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड है और दूसरी साइड पे जाके बन रहा है। तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, Q/P, या इसकी मैग्निफिकेशन हो सकती है H1/H। रियल इमेज है, ये भी याद रखना है, मैग्नीफाइड है, ये भी याद रखना है। सिमिलरली एक और डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट, इसमें खास बात क्या है कि ये इनसाइड F पड़ा हुआ है, और आपको इनसाइड F वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के, जब ऑब्जेक्ट इनसाइड फोकल लेंथ पड़ा हो तो इमेज उसी सेम साइड पे बनता है और वर्चुअल बनता है। यानी एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगी, जाके फोकस में से पास करेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करेगी। अब आगे ये डाइवर्ज हो रही है, इनको बैकवर्ड ड्रॉ करें। ठीक है, तो जहां पर ये रेज जाके मिलेंगी वहां पर ये फाइनल इमेज क्रिएट होगा।
ठीक है। अब ये जो इमेज है इसकी नेचर क्या है, ये वर्चुअल है, और वर्चुअल की जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, 1 प्लस डी ओवर एफ। अब ये दोनों इमेजेस जहन में रखने, अब आपको मैं जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि मैंने आपको ये कैलकुलेशन क्यों समझाई। तो देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो लेंसेज हैं। अब ये दो लेंसेज जो हैं इनमें ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके पास आपने ऑब्जेक्ट रखना है, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस का, और इसकी जो फोकल लेंथ है उसको नाम दे रहा हूं एफ ओ का। ये आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ लॉन्ग रखनी, आई पीस, इसकी फोकल लेंथ का नाम है एफ ई। अब हम एक ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का साइज h है। एक चीज मैं स्टार्ट में बता दूं कि जब एक रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करेगी तो ऑब्वियसली इसका एक एंगल बनेगा, वो एंगल मैं भी आपको बताता हूं क्यों उसको जरूरी है। अब यहां से इमेज बनाना शुरू करें तो एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर कहां से पास करनी है, फोकस में से। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास करनी है, सेंटर में से। ये दोनों रेज आपस में मिली और यहां पर पहला इमेज बन गया। इसकी हाइट h थी, इसकी हाइट को हम नाम दे लेते हैं h1 का, ठीक है। अब एक और चीज के ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस p से डिनोट करते हैं। चूंकि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ है तो इसे PO कहें। यहां से इमेज कहां जाके बन रहा है, ये इमेज तक का डिस्टेंस है, इमेज के डिस्टेंस को Q से डिनोट करते हैं। चूंकि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के साथ है तो इसे QO का नाम देंगे। अब इस मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा डिबंक कर लें कि ये इंटरमीडिएट इमेज है, रियल है, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, Q ओवर P होगी, या इसकी मैग्निफिकेशन H1 ओवर H होगी। इसे हम M1 या फर्स्ट मैग्निफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं। यहीं पर मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि ऑब्जेक्ट का लेंस के साथ जो एंगल बन रहा है, यहां मैं एंगल मेंशन कर देता हूं, उस एंगल को हम नाम दे लेते हैं थीटा का। अच्छा, यहां तक ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी कहानी मुकम्मल हो गई। अब यही इमेज आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखना है इस जगह से, ये हम ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अब यही चीज एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई पीस के लिए। यहां पे इमेज कैसे बनेगा, एक रे ऑफ लाइट सेम इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर फोकस में से पास करनी, ये फोकस में से पास होगी। अब इसका अगला स्टेप करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इस ऑब्जेक्ट का आई पीस से जो डिस्टेंस है हम उसे क्या नाम दे सकते हैं, हम उसे नाम दे सकते हैं PE का। फिर सुन लें, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है मगर ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस PE होता है। अब ये QO और PE को जरा गौर से देखें। अगर मैं QO में PE ऐड करता हूं तो ये दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस आता है। इस डिस्टेंस को लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। L इज इक्वल टू QO प्लस PE। ये कॉन्सेप्ट जो है दो न्यूमेरिकल्स हैं माइक्रोस्कोप से रिलेटेड और दोनों में ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ जो है वो यूज हुआ है। यानी बुक डेरिवेशन में ये गिवन नहीं है लेकिन आपने इसको जहन में रखना। सो देखें, एक रे ऑफ लाइट फोकस में से पास की, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर में से पास की, ठीक। अब सेम उसी तरह इस रे ऑफ लाइट को इसी तरह बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं और इस रे ऑफ लाइट को भी बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये दोनों मिले वहां पर हम फाइनल इमेज क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से फाइनल इमेज की जो हाइट है वो है H2। सो देखें, यहां पर H1 और H2 को कंपेयर करें तो ये सेकंड मैग्निफिकेशन है, किसके बराबर है, H2 बाय H1। ये भी बताएंगे ये रियल है ये वर्चुअल है।
ऑब्वियसली एक वर्चुअल इमेज है, उसी साइड पर है जहां पर ऑब्जेक्ट बना हुआ था, तो वर्चुअल इमेज है। ये दूसरी साइड पे बना था तो रियल इमेज है। अब एक और चीज जो इसमें आपने अब याद रखनी है कि ये है फाइनल इमेज। इमेज के साथ यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको मैं थीटा ई का नाम दूंगा। दो एंगल्स में यही मेजर करके फिर आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाऊंगा। देखें, एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है tan बीटा ओवर tan अल्फा। यहां पर बुक में बीटा और अल्फा यूज नहीं किए गए, ये यूज किए गए हैं tan थीटा ई ओवर सिंपली tan थीटा। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे और क्लियर करूं कि अगर हम यहाँ पे tan थीटा मेजर करें, tan थीटा, तो आएगा h ओवर d। लेट से ये डिस्टेंस d है, कोई भी अननोन डिस्टेंस हमारे लिए, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस h ओवर d। इसी तरह अगर हम tan थीटा e फाइंड करें, ये डिस्टेंस, तो ये रहा परपेंडिकुलर h2 और लेट से ये यहां तक डिस्टेंस d। अब अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट करें h2 ओवर d, h ओवर d, तो मैग्निफिकेशन आ रही है h2 बाय h। इसी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि मैग्निफिकेशन comes out to be h2 by h। ये टोटल फाइनल मैग्निफिकेशन है। इसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन ये करते हैं कि इस फॉर्मूला को h2 by h को h1 जो दरमियान में इमेज बना था उससे मल्टीप्लाई उसकी हाइट से और डिवाइड भी कर देते हैं। गौर से देखना है, h1 और h2 की जगह रिप्लेस कर दें, h1 by h मल्टीप्लाई बाय h2 बाय h1। अब अगर आप गौर करें तो h1 बाय h, h1 बाय h, मैं ये इमेज आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए, h1 बाय h ये m1 है, h2 बाय h1 ये m2 है। सो व्हाट्स हैपनिंग देयर, h1 ओवर h फर्स्ट मैग्निफिकेशन, h2 बाय h1 सेकेंड मैग्निफिकेशन। और सिंप्लीफाई और एम्पिरिकल कर दें तो ये है मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ये है मैग्निफिकेशन फ्रॉम आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव थी रियल इमेज की क्रिएशन में और आईपीस से बना है वर्चुअल इमेज। ठीक, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रियल इमेज के मैग्निफिकेशन को क्या लिखते हैं, Q ओवर P, और वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन लिखते हैं 1 प्लस D ओवर F और साथ E, क्योंकि वर्चुअल इमेज आईपीस के साथ बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद ये भी मेंशन है बुक में कि 5 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स जो मैग्निफिकेशन है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हासिल हो सकती है। फिर आपको याद होगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला, ये था R इज इक्वल टू D डायमीटर ओवर 1.22 लैम्डा। अगर आप ग्रेटर डायमीटर का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करें और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ यूज करें तो आप बेस्ट रिजॉल्विंग पावर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को 40 टाइम 50 टाइम्स तक जूम करने की एबिलिटी रखता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बासानी देख सकते हैं। फिर याद रखना, इसमें 2 इमेजेस बनते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में इसमें रिकॉल कर दूं। एक तो लेंथ के L इज इक्वल टू QO प्लस PE है और फाइनल मैग्निफिकेशन जो है वो Q ओवर P फॉर रियल इमेज एंड 1 प्लस D ओवर FE फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन हमने फाइंड उसी तरह से की है tan बीटा ओवर tan अल्फा, यानी tan थीटा E ओवर tan थीटा। तो ये था आज का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फाइनली 2 MCQs बड़े इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें कि इसमें जो सेंट्रल इमेज बनता है, मैं आपको यही पेज डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ कि ये जो फर्स्ट इमेज है इसके बारे में याद रखना है। ये फर्स्ट इमेज रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड भी है।
और ये जो फाइनल इमेज है इसके बारे में याद रखना है, ये वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड। ये दो बातें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। आज हम चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.5 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो वो यूज होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सेम इसी तरह दूसरे जो रिमोट ऑब्जेक्ट्स हैं, रिमोट मीन्स सिंपली दूर दराज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आसमान पर सियारे हैं, सितारे हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं कि हमने पढ़ा कि अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और वहां से रेज बिल्कुल कहीं इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। अब हम क्यों इन्फिनिटी सपोज कर रहे हैं? क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो बहुत दूर फासले पर हैं, लिहाजा हम उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। और दूसरी कंसिडरेशन ये कि इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? उनको हम पैरेलल कंसिडर करते हैं। सो अब आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज हैं वो इकट्ठी होंगी किस पॉइंट पर? फोकस पर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो कहां पर इकट्ठी होंगी? फोकस पर इकट्ठी होंगी। इसी चीज को एक और तरह बनाऊंगा और गौर करना है आपने कि अब क्या चेंजिंग आई है इसमें। कि देखिए, चूंकि हमें आसमान से रेज रिसीव करनी है तो वी विल कंसीडर के रेज आर कमिंग एट सम एंगल। तो देखिए, रेज आ इन्फिनिटी ही से रही हैं, लेकिन क्या है कि टिल्टेड है किसी एंगल पर, पैरेलल है। अब पैरेलल रेज सेम उसी तरह जहां पर फोकस है वो उसी पॉइंट के नीचे सारी इकट्ठी होंगी। ठीक है, ये तो लेट्स से यहां पर सब रेज इकट्ठी होती हैं। देखें, अब है ये अंडर द पॉइंट ऑफ फोकस, इकट्ठी फोकस पर है, लेकिन चूंकि यहां पर इंक्लिनेशन है तो यहां पर एग्जैक्ट फोकस की बजाय उनका जो लेवल है थोड़ा सा डाउन चला गया। सो ये डायग्राम अब हम कंपाउंड जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल है। अगर देखें एंगल 0 डिग्री है तो रेज एग्जैक्ट फोकस पे जो है वो इकट्ठी हो रही, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा ग्रेटर है तो फिर रेज इकट्ठी तो फोकस पर होंगी, लेकिन फोकस की लाइन में कहीं पर इकट्ठी होंगी, एग्जैक्ट फोकस पर नहीं होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होंगी। सो अब हम ड्रॉ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो एक्चुअल डायग्राम है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी हमने फोकल लेंथ रखनी है ग्रेटर, और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ हमने रखनी है स्मॉलर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ के जो टेलीस्कोप है उसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है, लेट्स से ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, सेम जहां पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वहीं पर आई पीस की फोकल लेंथ भी साथ अटैच हो जाए, यानी दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए, तो इस एडजस्टमेंट को नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टेंस पे थी। अब देखें, ये डिस्टेंस एफ ओ और यहीं से ऑनवर्ड ये डिस्टेंस एफ ई कहलाएगा। सो जब हम इस डिस्टेंस पर अब गौर करें तो दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एफ ओ प्लस एफ ई, यानी इन दोनों डिस्टेंसेस को एडअप कर दें तो देखें इसी डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का नाम भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ फर्दर कि जो रेज आसमान से पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, उन रेज ने आपस में कहाँ मीट अप करना है? तो देखिए, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ड्रॉ कर लें, फिर इसी तरह कन्वर्ज होके सेंटर से पास करके लेट्स से यहाँ पर हमारे पास पहला जो इमेज है जो इनसाइड
द टेलीस्कोप बनेगा वो डेवलप हो गया। इस इमेज को हम नाम दे लेते हैं ए डैश और बी डैश का। सो ये इमेज है इनसाइड द टेलीस्कोप। अब हमने चूंकि यहाँ से ऑब्जर्व करना है आई पीस से, ठीक है, तो देखें अब चूंकि ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पर, ये केस आपको फिर मैं याद करवा दूं, रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो कन्वर्ज होती हैं फोकस पर। ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर। यानी यहाँ से जब हम रेज ऑफ लाइट पास करेंगे, एक रे ऑफ लाइट जाएगी यू फोकस से, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर से। अब ये जो रेज है ये सेम इसी तरह, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। सो अब चीज़ों को कलेक्टिवली अगर रिवाइज करें, टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में। मींस दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, रेज इन्फिनिटी से आती, फोकस पर इंटरमीडिएट इमेज बनता है जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, आईपीस से रेज गुजरती और फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर। अब ये डिस्टेंस याद रहे एफ ओ है, ये डिस्टेंस एफ ई है, ये है ऑब्जेक्ट का एंगल और ये है इमेज का एंगल। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है, अल्फा, इमेज का एंगल क्या होता है, बीटा। तो अब हम उसी तरह tan अल्फा और tan बीटा अप्लाई करते हैं कि लेट्स से व्हाट वी हैव tan अल्फा परपेंडिकुलर है जी ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर और ये बेस ओवर एफ ओ बेस हो गया। सेम इसी तरह tan बीटा परपेंडिकुलर वही है ए डैश बी डैश, अब ये वाला ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय एफ ई। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन tan बीटा इज a डैश b डैश ओवर एफ ई, a डैश b डैश ओवर एफ ओ, a डैश और b डैश कैंसिल हो जाएंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा एफ ओ बाय एफ ई। यहाँ पे एक चीज में रखनी है कि फोकल लेंथ होती है वो डायमीटर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप इसे डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आईपीस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको सेकंड न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एक लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई और मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई। तकरीबन 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं टेलीस्कोप के बुक में और इंतहाई इजी न्यूमेरिकल्स हैं। मैग्निफिकेशन और लेंथ, ये दोनों फॉर्मूलाज टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल नंबर 8 में यूज हुए हैं और वो आपने सॉल्व लाजमी करना है क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुआ वो क्वेश्चन है। अब टेलीस्कोप के बारे में कुछ फर्दर प्रिकॉशंस ये हैं कि चूंकि आसमानी अजसाम से फल्कियात से आने वाले ऑब्जेक्ट्स की रोशनी बहुत मध्यम पड़ जाती है इतने फासले पर, सो हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी समेट सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी समेटने के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जो अपर्चर है, अपर्चर मीन इसका जो साइज है टू कलेक्ट द लाइट रेज, वो बहुत ग्रेटर होना चाहिए। तो जितना लार्जर ऑब्जेक्टिव हम यूज करेंगे हम उतनी ज्यादा लाइट गैदर कर सकते हैं और उतनी डिटेल्ड इमेजेस जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल। चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.6 स्पेक्ट्रोमीटर, एक छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रो का वर्ड है स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स। जैसे सोलर स्पेक्ट्रम है धनक, तो सोलर स्पेक्ट्रम जिसे धनक या रेनबो भी कहते हैं, ये एक स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम के फीचर्स को स्टडी करने के लिए हम जो डिवाइस, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर है। सबसे पहले आप इसके स्टार्टिंग पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये बातें कुछ याद रखनी है आपने, किस लिए यूज होता है, ये स्पेक्ट्रास को स्टडी करने के लिए यूज होता है। फिर अगर हम इसके ऊपर प्रिज्म इस्तेमाल करें तो हम प्रिज्म से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइट रे का, और उस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इस स्पेक्ट्रोमीटर पर अगर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को इस्तेमाल करें तो हम लाइट की वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कॉलीमेटर, टर्न टेबल एंड टेलीस्कोप। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपके सामने एक स्केच डायग्राम है स्पेक्ट्रोमीटर की। ये जो इस लेफ्ट साइड पर ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है मेटल से बनी हुई, ये कॉलीमेट करती है लाइट बीम्स को। कॉलीमेट करना कैसा है कि आपके पास एक लेट से कन्वेक्स लेंस है और ये किसी पॉइंट सोर्स से लाइट रेज आती है,
तो ये कन्वेक्स लेंस उनको इस तरह कन्वर्ज करेगा कि ये लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। सो कॉलीमेटर का काम है लाइट बीम्स को पैरेलल करना। फिर उसके बाद आता है टर्न टेबल। इस टर्न टेबल पर आपकी अपनी जरूरत के मुताबिक या तो आप प्रिज्म प्लेस करते हैं या फिर आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेस करते हैं। प्रिज्म और ग्रेटिंग से गुजरने के बाद लाइट रेज जिस भी एंगल पर डेविएट हो, उन एंगल्स पर डेविएट होने वाली लाइट को स्टडी करने के लिए फिर आगे हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। जो टर्न टेबल है इस पे हाफ डिग्रीज में कोलैबोरेशन होती है जो इसके मेजरिंग टूल्स हैं। जो टेलीस्कोप है उसको हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जहां पे दोनों लेंसेज के फोकस पॉइंट इकट्ठे मीटअप हो। तो टेलीस्कोप इसलिए यूज होती है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा रिसीव करने के लिए और क्लियर व्यू लेने के लिए जो डेविएटेड लाइट है हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। एक चीज का ध्यान रहे कि जो प्रिज्म है और जो टेलीस्कोप है इसके जो लेवल्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, यानी जितनी हाइट पर प्रिज्म हो उतनी ही हाइट पर जो है वो टेलीस्कोप पॉइंट आउट होनी चाहिए, ताकि जो प्रिज्म के एजेस हैं उनके साथ जो लाइट रेज हैं वो बैलेंस हो सके। तो स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। कॉलीमेटर, टर्न टेबल और टेलीस्कोप इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पर तीनों की फंक्शनिंग और वर्किंग जो है वो मेंशन है। तो इसको बस एक क्विक व्यू इसको देखना, सुनना और समझना है। चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.7 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड ऑफ लाइट। इसे आज हम देखेंगे, इसको समझेंगे और इसकी इक्वेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, नेचर में सबसे फास्टेस्ट जो ऑब्जेक्ट है या फास्टेस्ट जो थिंग है वो है लाइट, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। इसे 30 लाख जो है किलोमीटर फी सेकंड भी पढ़ा जा सकता है। अब इस स्पीड को पहले तो रिकग्नाइज करना, आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। लेट से आप जैसे ही किसी बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में फौरन रोशनी फैलती। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि इसने कुछ वक्त भी लिया होगा फैलने के लिए। सेम इसी तरह आपके पास अगर लेजर लाइट हो, आप किसी खुले मैदान में खड़े होकर लेजर लाइट को इंसिडेंट करें तो जितनी भी दूर तक आप देख सकते हैं उतनी डिस्टेंस तक, उतनी दूर तक जो लेजर लाइट है वो ट्रेवल कर सकती। अब गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना दैट लाइट टेक्स सम टाइम। रोशनी को कुछ वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। अब गैलीलियो के इस अंडरस्टैंडिंग पर गैलीलियो ने कोशिश भी की कि लाइट की स्पीड को मेजर करे, बट ही फेल्ड। ठीक, अब वो पर्सन जिसकी कैलकुलेशन हमें नियरेस्ट अप्रोच देती है स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए, तो वो था एल्बर्ट ए माइकलसन। एल्बर्ट ए माइकलसन। इसका इतना जबरदस्त और जीनियस मेथड था स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने का कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं अभी। उसने किया ये कि 2 पहाड़ जिनके दरमियान जिनकी पीक्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस d था वो उसने उसकी मेजरमेंट्स ली। फिर एक पहाड़ पर उसने एक रोटेटिंग मिरर नस्ब किया और एक पहाड़ पर उसने एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है वो नस्ब किया। तो आपने ये चीज़ इनमें रखनी है कि दोनों पहाड़ों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको d कहा जाता है। अब ये रोटेटिंग मिरर्स ने और इस प्लेन मिरर्स ने कैसे काम किया वो मैं आपको आगे फर्दर डेरिवेशन में बताता हूँ। यहाँ पर कुछ और अंडरस्टैंडिंग टूल्स के देखें। आपके पास एक सर्कल है, इस एक सर्कल का पूरा एंगल सेंटर के साथ क्या बनता है, आप कहेंगे जी इसका पूरा एंगल 2π रेडियंस बनता है। सेम इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस सर्कल के टोटल 8 पार्ट्स कर देता हूं, ठीक है, ये 4, 6 और ये 8, तो इसके किसी एक पार्ट का जो एंगल है, किसी एक पार्ट का जो एंगल है थीटा, वो क्या कहलाएगा। देखिए पूरा सर्कल कितना था 2π, आपने उसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट्स में। तो एक पार्ट का जो हिस्सा है एंगल है वो बनेगा 2π/8 रेडियंस। सिमिलरली एक और चीज रिकॉल कर दूं कि लेट्स से अगर ये सर्कल रिवॉल्व करता है तो इट शुड हैव एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और वो किसके बराबर होती है, θ/टाइम के। ये कैलकुलेशन आपने जहन में रखनी। एक ये फॉर्मूला भी जहन में रखना है, S = vt एंड टाइम हेयर विल बी इक्वल टू S/v। अब ये जो रोटेटिंग मिरर है
और ये जो प्लेन मिरर है इसकी अरेंजमेंट माइकलसन ने किस तरह की और स्पीड ऑफ लाइट कैसे फाइंड आउट की, ये देखते हैं। माइकलसन ने ये किया कि उसने एक 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर लिया। ठीक, 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस मिरर को उसने एक मोटर पे नस्ब किया सो दैट द मिरर कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस मिरर को उसने एक पहाड़ पे नस्ब कर दिया। दूसरे पहाड़ पर उसने जो प्लेन मिरर प्लेस किया था वो प्लेन मिरर यूं इस तरह आपने मेंशन कर दिया। अब सिचुएशन ये थी कि यहाँ से एक लाइट का पॉइंट सोर्स जो था वो लाइट इंसिडेंट करता था एज 3 पर। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट जाती थी इस प्लेन मिरर तक और रिफ्लेक्ट होके ये लाइट आती थी पॉइंट 1 तक और 1 से रिफ्लेक्ट होके फिर ये लाइट एंटर होती थी टेलीस्कोप में। ठीक, सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस इसने जाते हुए लाइट ने कवर किया वो भी d है, वापस आते हुए कवर किया वो भी d है, और लाइट ने ये सफर कितनी रफ्तार से तय किया है, c, विच इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। ऑलराइट, अब एक चीज देखें कि चूंकि हमने इस मिरर के 8 हिस्से किए हैं तो किसी एक हिस्से का जो एंगल है, लेट्स से ये एक पार्ट का जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा 2 पाई बाई 8 रेडियंस। ऑलराइट, अब दूसरी चीज देखें, अगर मैं इस मिरर को जरा सा भी पकड़ के लेफ्ट राइट ट्विस्ट करता हूँ तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा, यहाँ से भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा और एन मुमकिन है कि लाइट बजाय टेलीस्कोप में एंटर होने के किसी और डायरेक्शन में डेविएट कर जाए। सो इट मस्ट बी क्लियर के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इन एजेस पर वो इस तरह होने चाहिए कि लाइट शुड एंटर द टेलीस्कोप। अब ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें 2 टाइम मैनेज करने थे। व्हाट माइकलसन डिड कि उसने इस मोटर पर नस्ब मिरर को रोटेट करवाना शुरू कर दिया। अब रोटेट करवाना शुरू किया तो द मोटर स्टार्ट रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो हमारे पास इसकी जो रोटेशन का फैक्टर है ओमेगा, ये बराबर होता है थीटा ओवर टी के। अब यहां से हम टी टाइम को सेपरेट कर लें तो बन जाएगा थीटा ओवर ओमेगा। टी इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई बाई 8 और 1 ओवर ओमेगा की जगह लिखेंगे 1 ओवर 2 पाई एफ। आई जस्ट रिकॉल इट अगेन, देखें थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 8। सिंक्रोनाइजेशन हमें किस चीज़ की चाहिए कि जितनी देर में ये मिरर रोटेट करता है तो इसकी रोटेशन के बावजूद लाइट ऐसे फॉल करे कि यहाँ पर इस एज पे फॉल करे और यहाँ पर भी सेम उसी तरह आइडेंटिकल एज क्रिएट हो और लाइट इसमें एंटर हो। अब ये काम तभी हो सकते हैं कि लाइट के ये डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम और 1 के 3 को अप्रोच करने का जो टाइम है वो सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम रोटेशनल टाइम देख रहे हैं जो 1 3 को अप्रोच करता है कितने टाइम में, तो टी 2 पाई बाई 8 1 ओवर 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो रोटेशनल टाइम है वो आ जाएगा 1 ओवर 8 एफ। ठीक, सिमिलरली अब हम इस लीनियर डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लीनियर डिस्टेंस के साथ टाइम की इक्वेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई एस ओवर वी। अब देखें लाइट को 3 से मिरर तक आने में और मिरर से फिर 1 तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ा, 2d, तो ये आ जाएगा 2d कितनी स्पीड से, c स्पीड से, तो ये हमारे पास लीनियर टाइम आ गया। अब लाइट विल एंटर द टेलीस्कोप, लाइट विल एंटर द टेलीस्कोप if t rotational is equal to t linear। अगर ये दोनों टाइम्स आपस में इक्वल हो तो लाइट विल एंटर द टेलीस्कोप। अब t रोटेशनल क्या है, 1 ओवर 8 एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर जो उसने मेजर की हुई थी, और दूसरी तरफ 2d ओवर c द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर टाइम, c इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 8f उधर मल्टीप्लाई करें तो 16fd, ये बनता है फॉर्मूला। व्हाट आई टोल्ड के d डिस्टेंस था दोनों पहाड़ों के दरमियान एवरेज डिस्टेंस जो उसने कैलकुलेट किया हुआ था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर भी उसके लिए मेजर करना मुश्किल ना थी, तो उसने जब इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन की वैल्यूज पुट करके तो आंसर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वाज 299
792,458 meters per second, which is rounded off as 3 into 10 raised to power 8 meters per second. So nothing, no material object can travel faster than the speed of light, and light takes some time to travel from one place to another place. तो मैं यहाँ पे फिर समराइज कर दूं, दो टाइम्स आपने बैलेंस करने कि जितनी देर में पॉइंट 1 रोटेट करके पहुंचता है पॉइंट 3 तक, उतनी देर में कितनी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है 2 पाई बाई 8। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और साथ एंगुलर वेलोसिटी और ये जो लीनियर डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में, ये दोनों टाइम्स इकट्ठे बैलेंस होने चाहिए। जितने टाइम में 1 3 तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में लाइट को 3 से 1 तक पहुंचना है। तो इन दोनों टाइम्स के बैलेंस होने से ये दोनों टाइम्स आपने कैलकुलेट किए, दोनों को आमने सामने रखा, c is equal to 16fd। ये स्पीड ऑफ लाइट अगर आप याद कर सकें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 3 into 10⁸ meters per second will be the final answer। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स या सिंपल ऑप्टिकल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, ये दौर है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के इस दौर में मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेलीफोन्स हैं, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, रेडियो एंटीनाज हैं, इतनी बेशुमार चीज़ें हैं जो इस दौर में हमें कम्युनिकेशन के लिए काम आ रही। कम्युनिकेशन में एक अगला जो हमारे पास फैक्ट है वो ये है कि हमें एक स्पीडी कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे डाटा को बहुत स्पीडीली ट्रांसमिट कर सके। स्पीडी ट्रांसमिशन के लिए अब तक तो बहुत ह्यूज पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर कॉपर वायर्स यूज होती आई हैं, लेकिन कॉपर वायर्स में यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ट्रैवल करने के बावजूद रेजिस्टेंस, हीट डिसिपेशंस और डिफरेंट किस्म के लॉसेस का शिकार हो जाते हैं, और डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो इतना स्पीडी पॉसिबल नहीं हो पाता। यही वजह कि एक बहुत अरसे तक हमने एक बहुत स्लो स्पीड इंटरनेट जो है वो यूज़ किए हैं। लेकिन अब आप आज के दौर में देखें 4G 5G और 6G टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आ रही हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स के पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री या स्टोरी ये है कि इसमें हम लाइट को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। लाइट एक बहुत तवील अरसे से कम्युनिकेशन के लिए यूज होती रही समंदरों में, जहां दो बहरी जहाज आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब तो खैर रेडियो सिग्नल्स आ गए हैं और बहुत सी कम्युनिकेशन, लेकिन बहुत पुराने सदियों पहले जो जहाज थे वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लालटेन्स का इस्तेमाल करते थे, उनको जलाना बुझाना, और उसकी मदद से जो है वो एक लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में ग्राहम बेल का एक बहुत बड़ा रोल है। ग्राहम बेल ने फॉर एग्जांपल टेलीफोन भी बनाया, तो उसने टेलीफोन के साथ एक फोटोफोन भी बनाया था। जो फोटोफोन है वो लाइट सिग्नल्स को यूज करते हुए, सेलेनियम कंडक्टर को यूज करते हुए लाइट सिग्नल ट्रांसमिट करता था। बट उस दौर में ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा शोहरत मिली टेलीफोन के कॉन्सेप्ट को, जो वायर्स के जरिए आवाज को कम्युनिकेट कर सकता था। सो उस दौर में वायर कम्युनिकेशन में टेलीफोन जो है वो कारगर साबित हुआ। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास वॉइस क्वालिटीज बहुत जबरदस्त हैं। ये वॉइस क्वालिटीज का जबरदस्त होना इट इज बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है स्टूडेंट्स, इसका हम अगर कंपैरिजन करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या है? ये ग्लास से बने हुए थिन, यूं कह लेंगे थिन ग्लास फनल्स होती, इतने बारीक बारीक इनके फाइबर्स होते हैं कि ये बाल से, ह्यूमन हेयर से कुछ ही जो माइक्रोमीटर्स हैं वो थिक होंगे। इनके अंदर लाइट ट्रैप होती, और लाइट इनके अंदर जिन प्रिंसिपल्स के तहत ट्रैप होती है वो प्रिंसिपल्स दो हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एंडोस्कोपी में भी काम आते हैं, ठीक है। फिर हम कॉपर को जो है वो सेंटीमीटर डायमीटर के जो कॉपर्स होते हैं उनको मिलीमीटर साइज के जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनके रिप्लेसमेंट में आ सकते हैं। यानी हम वो जगह जो कॉपर कॉयल अगर यूज की जाए तो बहुत ज्यादा जगह घेरेगी, उतनी ही सिग्नल कैपेसिटी, उतनी ही कैपेबिलिटी जो है वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के पास हो सकती। तो अब हम इसके दो प्रिंसिपल जो हैं वो पहले डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव अ बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। लेट्स से हमारे पास ये एक मटेरियल है वाटर और ये है हमारे पास एयर। यहां से आपने ड्रॉ करनी है एक नॉर्मल लाइन, ठीक है, सच दैट वाटर हमारे पास मटेरियल N1 है
और एयर हमारे पास मटेरियल N2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो जाएगा। नाउ सपोज दैट अ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इन वाटर। अब वाटर में मौजूद जो लाइट सोर्स है वो इस पॉइंट से जब गुजरेगा स्टूडेंट्स, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने और चेंज होने के साथ साथ कम होने की वजह से लाइट नॉर्मल लाइन से अवे बेंड करेगी, यानी ये लाइट की बेंडिंग होगी। तो देखें, लाइट का इंसिडेंट एंगल और है, लाइट का रिफ्रैक्टेड एंगल और है। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाएं, यानी लाइट सोर्स को थोड़ा सा इस पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर दें और अब लाइट इंसिडेंट करें, तो देयर इज अ चांस कि लाइट विल ट्रांसमिट अलोंग द बाउंड्री ऑफ सरफेस। अब यहां पर अगर हम लाइट का एंगल कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्रीज बन रहा है। अब गौर करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री। तो हम यहां पर कहेंगे स्टूडेंट्स कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए 90 डिग्रीज, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल का। नाउ फॉर द सेम सिचुएशन, चूंकि हमने ऑप्टिकल फाइबर में वाटर नहीं ग्लास यूज करना है, तो वी विल रिप्लेस द मटेरियल बाय ग्लास। यानी कि ग्लास में लाइट सोर्स मौजूद है तो उससे एयर में एंटर होगा, तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमने यूज करना है स्नेल्स लॉ, which is n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2। अच्छा, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि किस मटेरियल को आपने 1 और किसको 2 कंसीडर करना है, तो सिंपली रिमेंबर लाइट का सोर्स जिस मीडियम में पड़ा होगा वो आपके लिए 1 होगा, और लाइट ने जिसमें एंटर होना है वो मटेरियल आपके लिए 2 होगा। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन। अब ग्लास में कौन सा एंगल बन रहा है? क्रिटिकल एंगल। एयर और हमारे पास जो एयर में एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो साइन थीटा सी कैन बी रिटन एज एन एयर डिवाइडेड बाय एन ग्लास, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? 1 होती है। तो हमारे पास साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 ओवर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरेजली होता है 1.5, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1.5। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 41.8 डिग्री जो है वो इसका आंसर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लास एयर बाउंड्री का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 41.8 डिग्री। चलिए यहां तक तो बात समझ आ गई। अब इसके बाद अगर हम इससे भी फर्दर एंगल इंक्रीज करते हैं, लेट्स से नाउ क्रिटिकल एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। Now, if we incident a light at more than the critical angle, now theta is greater than theta c, तो what will happen? देखें, क्रिटिकल पे तो लाइट along the boundary रिफ्लेक्ट हुई। इसके बाद ये बाउंड्री स्टूडेंट्स याद रखें, it will act like a mirror. The light will not go outside. In short, the light will be trapped inside the material. अब यही जो लाइट की ट्रैपिंग है, इसको हम एक ऑप्टिकल फाइबर में, वो ऑप्टिकल फाइबर जो चाहे खम भी खा रहा हो, जब यूज करते हैं तो लाइट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। और जहां तक हमने लाइट को पहुंचाना है, लाइट बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकती। अच्छा, अब जब हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम एयर नहीं यूज करते एज अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। वहां पर हम 2 ग्लास के पीसीस ही यूज करते हैं, बट इस तरीके से यूज करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है ग्लास का, वो ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से। यानी हम एक सेंट्रल ग्लास पीस यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोर का, और उसके गिर्द एक और ग्लास पीस यूज करते हैं
जिसको हम नाम देते हैं क्लैडिंग का। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अब ये वाला ग्लास पीस हमारे पास सेंट्रल कोर का काम करेगा और ये सेकंड ग्लास पीस ये हमारे पास क्लैडिंग का काम करेगा, सच दैट के जो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज करता है, उसमें दो ग्लास पीसेस होते हैं, एक कोर और एक क्लैडिंग, सच दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और एक बात याद रहे, अगर यहां पर आप ग्लास प्लेस कर देंगे तो रिमेंबर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास 41.8 डिग्री नहीं रहेगा, यहां पर चेंज होगा, क्योंकि फिर आप यहां पर एयर नहीं यूज करेंगे, फिर आप यहां पर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे। तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स जिनमें कोर और क्लैडिंग के दरमियान एक स्पेसिफिक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है और ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जैसे कोर है, क्लैडिंग है, फिर ऐसे बहुत सारे कोर क्लैडिंग के जो कंपोनेंट्स हैं इकट्ठे होकर उसको हम फिर एक जैकेट में पैक करते हैं जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अच्छा, इस प्रिंसिपल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे स्टूडेंट्स दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं, एक सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक काम करते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इनको हम आगे फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी पढ़ेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। फिर इसका दूसरा प्रिंसिपल स्टूडेंट्स वो है कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन। एक आपने ध्यान में रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट को कम्युनिकेट करने के लिए, और अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं, वो है कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन को सबसे पहले तो अगर हम नेचर में डिस्कवर करें तो आप यहां पिक्चर में एक देख सकते हैं कि एक मायरेज कंडीशन है। मायरेज कंडीशन ये है कि हमारे पास जो हॉट एयर होती, तो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर स्टूडेंट्स ये कम होती है डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर से, ठीक है। अच्छा, जहां डेंसिटी कम होगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, तो हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर फर्ज करें आपके पास एक मैदान है और वहां पर एक दरख्त लगा हुआ है, आप यहां पर खड़े हैं, तो देखें ग्राउंड एयर के मुकाबले में ज्यादा हॉट होता है, यानी ग्राउंड एरिया इज मोर हॉटर, ठीक है। तो अब ग्राउंड के करीब करीब जो हवा है वो ज्यादा गर्म है, उससे ऊपर जाते जाएंगे तो जो हवा की गर्माइश है वो कम होती जाएगी और हवा ठंडी होती जाएगी। अब इस दरख्त से जो रोशनी इन लेयर्स के थ्रू पास कर रही है वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती जा रही है। कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन को अभी और फर्दर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे जैसे लेयर्स की डेंसिटी चेंज होगी, लाइट की बेंडिंग जो है वो चेंज होती जाएगी, और बेंड होते होते लाइट फॉर एग्जांपल आंखों में पहुंचती है तो वी विल सी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दैट्स हाउ वी विल ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। अब ये कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन हमें नेचर में मिलती कि जहां पर भी एक ही जगह पर डिफरेंट डेंसिटीज एग्जिस्ट कर रही होंगी स्टूडेंट्स, वहां पर हम कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन का सामना कर सकते हैं। तो हम इस कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन को अपने ऑप्टिकल फाइबर प्रिंसिपल के लिए यूज करेंगे कि हम इसे किस तरीके से कम्युनिकेशन ऑफ लाइट का काम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसमें करना हमें यह है कि हमने एक ऐसा ग्लास पीस लेना है जिसमें सिर्फ कोर ही कोर है, कोई क्लैडिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हमने इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि इसके सेंटर में जो इसका सेंट्रल पार्ट है ग्लास का, उस सेंट्रल पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। फिर इसे थोड़े से ऊपर एक ऐसी लेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, इस लेयर को हम N2 कह देते हैं, सच दैट फ्रॉम समहाउ N1 इज ग्रेटर देन N2। इससे भी फर्दर लेयर N3, सो N2 इज ग्रेटर देन N3, उससे भी फर्दर N4 एंड सो ऑन। ये लास्ट लेयर को हम N5 कह लेते हैं, तो N4 ग्रेटर देन N5। सेम यही प्रोसेस हमने बॉटम साइड पे भी रिपीट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऐसा ग्लास का पीस है जिसमें सेंटर से अपवर्ड जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, कम तक। सेंटर से डाउनवर्ड भी जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, अब अगर एक लाइट एंटर होती है ऑप्टिकल फाइबर में, तो देखें चूंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल,
लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आकर एक ऐसे एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी विच कुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो लाइट विल नॉट गेट आउट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, इट विल गेट द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद फिर उसी तरह लाइट इंटरनली ट्रैप होके इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसको और प्रिसाइजली देखें तो लाइट कैन प्रोपोगेट लाइक दिस इन continuous refraction inside an optical fiber। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोर और क्लैडिंग ये दो अपेरेंट मटेरियल्स होते हैं और दोनों के दरमियान एक बाउंड्री डिफाइंड होती है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होता है। जबकि आप कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के मेथड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कोर ही होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाउंड्री से एजेस तक कम होता है और लाइट उसमें कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती है। स्टूडेंट्स, इस बेस पर काम करने वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको कहते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स पे चलते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में ये किस किस तरह से प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्क्राइब्ड है। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने 3 तरह के जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको कैटेगराइज किया है। इसमें सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसमें मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसमें मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। अब इन फाइबर्स को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले इनके डायमीटर्स को देखें। सिंगल मोड का डायमीटर 5 माइक्रोमीटर है, मल्टी मोड का डायमीटर 50 माइक्रोमीटर है और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स का जो डायमीटर है वो 50 to 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। फिर इसमें मोड ऑफ प्रोपोगेशन पे आ जाए कि जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में एक ही प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी इनमें जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत होता है। फिर इसी तरह जो हमारे पास इसमें मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है उसमें जो सिग्नल कम्युनिकेशन है वो बाय कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन चल रही है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे इसमें जो लाइट की टाइप यूज होती है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में मोनोक्रोमेटिक यानी लेजर लाइट यूज हो सकती है। सिंगल मोड के बजाय जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें व्हाइट लाइट यूज होती और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में भी व्हाइट लाइट यूज हो सकती है। फिर अगर इन पे रेंज पर आए तो जो सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर वाले ऑप्टिकल फाइबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं शॉर्ट रेंज, और जो लॉन्ग रेंज होता है वो होता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लॉन्ग रेंज होने की जो वजह है वो उसका मोड ऑफ प्रोपगेशन कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इतना लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको रिप्लेस करते हैं फिर मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स पे। यूं समझ लें कि अगर समुद्रों के जरिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए हैं वो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल यूज होगा? कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन का। फिर इसमें कुछ फैक्ट गिवन है कि जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो आपके पास 14 टीवी चैनल्स और 14,000 फोन कॉल्स जो है वो आगे ट्रांसमिट कर सकता है। इसी तरह जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें कोर और क्लैडिंग का डायमीटर गिवन है। और जो फैक्ट है अबाउट द मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर स्टूडेंट्स, उसमें ये कि इसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। अच्छा, इसके बाद अब हम फर्दर चलते हैं कि सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट कैसे होता है। इसको ट्रांसमिट करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक तो ट्रांसमीटर यूज करते हैं, ठीक है, फिर इसमें एलईडीज यूज होती हैं, फिर इसमें जो सिग्नल है वो 1 और 0s की लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम से बताता हूँ कि ये सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है। तो उसके लिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम के तहत आप देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होती है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें चाहिए है एक माइक। इस माइक में आपने जो भी बोलना है, लेट्स से आप हेलो बोलते हैं, तो ये जो माइक है ये एक ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से करंट पल्स आगे जाएगी और आगे एक डिवाइस लगी होगी LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ये करंट जैसे इस LED को मिलेगा, द LED विल ब्लिंक एंड दिस ब्लिंकिंग विल कॉज अ 1। मैंने अभी कहा ना, जीरोज और वंस की लैंग्वेज में सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो LED का ब्लिंक करना एक 1 जनरेट करेगा। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है लाइट एनर्जी में। अब ये लाइट स्टूडेंट्स
एंटर होगी ऑप्टिकल फाइबर में, जिसमें दोनों तरह के प्रिंसिपल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और कॉन्टीन्यूअस रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। इन शॉर्ट ये जो बार यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है वो क्या रिप्रेजेंटेड है? ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अब यहाँ तक जो चीज़ पहुँची है वो है लाइट। अब हमें आवाज़ सुननी है तो हम लाइट तो नहीं कानों में एंटर करेंगे ना, हमें लाइट को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स यूज़ होता है फोटो डायोड। जो फोटो डायोड है इसका काम है लाइट को फिर से किसमें चेंज कर देना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करंट पल्स फिर से आगे शिफ्ट होगा। अब हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट करना है। तो साउंड में कन्वर्ट करने के लिए इन शॉर्ट हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? स्पीकर्स। तो स्पीकर्स के ज़रिए ये जो साउंड है ये फिर से उसी अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट होगा जो हम सुनने, हमने हेलो बोला था। तो ये सारा वर्किंग कम्युनिकेशन डायग्राम है। स्पीकर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फिर से स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो गई है? साउंड में। सो दैट्स हाउ अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। फिर इसमें एक स्पेशली डिजाइंड सर्किट यूज होता है जिसको रिपीटर कहा जाता है। कुछ अर्सा पहले यानी बिल्कुल शुरू में ये जो रिपीटर्स होते हैं इनका काम है कि वीक सिग्नल्स को दोबारा से री एनर्जाइज करना। पहले ये जो रिपीटर्स थे ये ऑप्टिकल फाइबर्स जहाँ पर बिछाए जाते थे वहाँ पर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इनको यूं कह लें इम्प्लांट करना पड़ता था। लेकिन अब हमने चूंकि ऑप्टिकल फाइबर्स की क्वालिटी को ज़रा इंप्रूव कर लिया है तो अब ये जो रिपीटर्स हैं ये 100 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो इम्प्लांट किए जा सकते हैं। यानी पहले हमें 100 किलोमीटर में 3 रिपीटर्स लगाने पड़ते थे, अब इन 100 किलोमीटर हमें सिर्फ एक रिपीटर जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे आपने देखा कि सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर से, तो इस ट्रांसमिशन के दौरान स्टूडेंट्स देयर कैन बी लॉसेस ऑफ सिग्नल्स। अब ये जो लॉसेस हैं इनकी कुछ बड़ी वजूहात लाइट की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लाइट की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन और लाइट की स्कैटरिंग भी हो सकती है। एक चीज। नंबर 2, अ ग्लास पीस शुड हैव या कुड हैव इम्प्योरिटीज। हम ऑप्टिकल फाइबर्स को वैसे तो बहुत सोफिस्टिकेटेडली बनाने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल दिस ग्लास पीस कुड हैव इम्प्योरिटीज। These impurities could be in the form of air bubbles. ग्लास को बनाने के लिए चूंकि हवा का इस्तेमाल किया जाता है तो लाख कोशिश के बावजूद भी मुमकिन है कि ग्लास पीस के अंदर कोई ना कोई एयर बबल जो है वो ट्रैप हो जाए और उसके सराउंडिंग में जो ग्लास है वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर ले अपना। अब ये जो एयर बबल है स्टूडेंट्स, इट विल एक्ट लाइक अ प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है कि लाइट एंटर होती 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, रेड एंड वायलेट। याद रखें, लाइट जब किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और कंपोनेंट्स में चेंज हो जाए तो लाइट की वेवलेंथ की स्पीड या डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वेरी करती। ये स्पीड की इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। अब देखें, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उस एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। तो द स्पीड ऑफ रेड कलर इन अ मीडियम वुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इन दैट मीडियम। इट मीन्स कि अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर में एयर बबल है और लाइट अनफॉर्चुनेटली उस एयर बबल से पास कर जाती है तो ये प्रिज्म की तरह काम करेगा और लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। जैसे ही स्प्लिटिंग होगी वहां पर जो रेड कलर है स्टूडेंट्स उसकी स्पीड वो ग्रेटर हो जाएगी वायलेट कलर से, जिसकी वजह से जब हम सिग्नल रिसीव करेंगे तो हमें रेड सिग्नल पहले रिसीव होगा और लेट से वायलेट बाद में रिसीव होगा। तो रेड से वायलेट के रिसीव होने तक गैप कैन बी 33 नैनोसेकंड टाइम इंटरवल कि रेड और यानी फर्स्ट और लास्ट वेवलेंथ के रिसीव होने तक हमें जो एक यूं कह लेंगे टाइम ड्यूरेशन लग सकता है वो 33 नैनोसेकंड्स लग सकता है। अब इस लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करने के कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन यूज करें। अच्छा, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये स्टूडेंट्स कि लाइट अगर कंपोनेंट्स में चेंज हो भी जाती है तो रेड विल टेक अ लॉन्गर पाथ एंड वायलेट विल टेक अ शॉर्टर पाथ। तो ये दोनों डिफरेंट पाथ की वजह से जब पहुंचेंगे रिसीविंग पॉइंट तक
तो इनके दरमियान जो रिसीविंग टाइम ड्यूरेशन है वो कम होके तकरीबन रह जाएगा 1 नैनो सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स तकरीबन सारी थ्योरी ऑप्टिकल फाइबर की, ये टॉपिक आज तक लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आया, आपने इसको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग याद रखना है। इसमें ग्राहम बेल की वर्किंग याद रखनी है, इसमें जो बैंड विड्थ है वो याद रखना है, कॉपर और ऑप्टिकल फाइबर का कंपैरिजन याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन के दरमियान फ़र्क याद रखना है, सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है, एलईडी क्या करता है, माइक क्या करता है, फोटो डायोड क्या करता है, स्पीकर का क्या काम है, ये एनर्जी कन्वर्जन याद रखनी है आपने, रिपीटर्स क्या है, सिग्नल एनर्जाइजर्स हैं, करंटली कितने डिस्टेंस पे यूज होते हैं, 100 किलोमीटर पे यूज होते हैं, लॉसेज ऑफ पावर है तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग से लॉसेज होते हैं, एयर बबल्स इंप्योरिटीज के तौर पे होती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लॉस ज़्यादा हो सकता है, कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन से वो लॉस रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा टोटल ऑप्टिकल फाइबर। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें हम लेंजेज और मिरर्स और स्नेल्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। इसका हमें डाटा यूं गिवन है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स और उससे एक इमेज बनता है जो हमें दिखाई देता है नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर्स पर। अब एक चीज के जो नियर पॉइंट पे बनने वाला स्टूडेंट्स इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और उसके लिए जो डी है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब हमने पहली चीज फाइंड करनी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, फिर उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहां तक इसका एक पार्ट है। फिर इसने दूसरा पार्ट कहा है कि वो मैग्निफिकेशन फाइंड करें जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो पहले इन दोनों मैग्निफिकेशंस का फर्क समझ लें स्टूडेंट। अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है इनसाइड द फोकल लेंथ तो उसी साइड पे इमेज बनेगा और ये इमेज क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। ऑलराइट, ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस q, ठीक है, और ये डिस्टेंस f हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस केस में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है m = 1 + d/f। सेकेंड केस देखें कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्ट फोकल लेंथ पे रखें तो फिर इमेज बनता है इन्फिनिटी पर। ऐसी सूरत में इमेज वर्चुअल नहीं होता, लिहाजा मैग्निफिकेशन की इक्वेशन हम q/p से एक्सट्रैक्ट इस तरह करते हैं कि q रिप्लेस विद d नियर पॉइंट और p = f, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी वहीं पड़ा है जो एग्जैक्ट उसकी फोकल लेंथ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने p फाइंड करना है, तो आप लेंस इक्वेशन पर आ जाए, 1/f 1/p 1/q। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन क्या हुई है, प्लस को किस में चेंज किया, माइनस में, q को किस में चेंज किया, d में, क्योंकि इमेज क्या है, वर्चुअल है। तो इसके बाद आपने स्टूडेंट्स 1/p यहीं पे रहने देना है, 1/d उधर जाके प्लस कर देना है। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर 4.2 सेंटीमीटर्स। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन विद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो वर्चुअल इमेज के होते हैं, 1 + d/f, तो 1 + 25/5 आंसर विल बी 6 टाइम्स। और थर्ड केस जब मैग्निफिकेशन या इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, तब मैग्निफिकेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, सिंपल d/f, d 25 है, f 5 है, तो इन्फिनिटी पे जो मैग्निफिकेशन होगी वो 5 टाइम्स होगी। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट इनसाइड फोकल लेंथ पड़ा तो फर्स्ट केस है, एग्जैक्ट f पे पड़ा तो ये सेकंड केस है। फिर न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेलीस्कोप से रिलेटेड है कि हमें दो लेंसेज जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 96 है और ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, उस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन 24 टाइम्स है। कहते हैं कि बताएं कि उसकी आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है और आईपीस का डायमीटर कितना है। इसका स्टूडेंट्स हिंट ये है कि जो फोकल लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होती है। सो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि FO/FE = DO/DE, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है लेंसेज में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यानी FE फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए मैग्निफिकेशन की इक्वेशन लिखी है FO/FE। यहां से हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू, FO की वैल्यू पुट करके FE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर्स। और सेकेंड केस में FO/FE = DO/DE। ये प्रोपोर्शनलिटी स्टूडेंट्स इसी हिंट से आपने ड्रॉ करनी है, डिड्यूस करनी है, ये बुक में नहीं गिवन। तो यहां से DE को सेपरेट कर दें स्टूडेंट्स, DO, FE, FO, ये तीनों चीजें अब आपके पास अवेलेबल हैं। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर्स। तो इसमें यही एक टेक्निकल इशू है, टेक्निकल पॉइंट है जो बुक में अवेलेबल नहीं है। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3
और 4, और फिर इसके साथ ही मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 भी करवा दूंगा, क्योंकि ये तीनों टेलीस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 इंतहाई ईजी है, आपको जो गिवन डाटा उसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, तो टेलीस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स FO/FE। तो सिंपली FO और FE को रिप्लेस करें तो यू विल गेट द फाइनल आंसर 4 टाइम्स। तो यहां तक आपका थर्ड न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल ऑफ द बुक। फिर आता है न्यूमेरिकल नंबर 10.4 पे। इसमें जो आपको डाटा गिवन है स्टूडेंट्स वो ये कि एक टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव डायमीटर है 100 सेंटीमीटर और आईपीस है 5 सेंटीमीटर। इट हैज आस्क्ड के फाइनल इमेज कहां बनता है और उस टेलीस्कोप में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कितनी है। अब फाइनल इमेज चूंकि आईपीस के साथ बनना है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने QE लिखा है यहाँ पर, 1/FE, 1/PE, 1/QE। अब टेलीस्कोप में आपको पता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज होती, ये अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ये आईपीस लेंस है और इनकी फोकल लेंथ कॉमन होती है और यहीं पर इंटरमीडिएट इमेज बनता है। अब यही डिस्टेंस स्टूडेंट एफ भी है और यही डिस्टेंस पी भी है। तो देखिए इक्वेशन लिखने के बाद मैंने पी को किससे रिप्लेस कर दिया, एफ से। इसी एफ को अब दूसरी तरफ ले जाकर हम कर देंगे माइनस, तो 1/FE में से 1/FE हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा 0। बट रिमेंबर 1/QE इज इक्वल टू 0। जब हम फाइंड करेंगे QE तो QE वुड मीन 1/0 एंड 1/0 स्टूडेंट्स लीड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा पहला जवाब है कि जो फाइनल इमेज है टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो कहां बनता है, इन्फिनिटी पर। ये टेक्निकल पॉइंट है कि PE को किससे चेंज करना है, FE से। और इसी तरह जो सेकंड इसमें मैग्निफिकेशन फाइंड करनी स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू FO/FE, तो दोनों वैल्यूज गिवन है, FO 100, FE 5, तो आंसर इज 20 टाइम्स। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। और न्यूमेरिकल नंबर 10.8 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स में। इसमें हमें स्टूडेंट्स टेलीस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन दी है और टोटल लेंथ दी है। लेंथ क्या होती है टेलीस्कोप की, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। और हमसे कहा गया है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फाइंड करें। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की इक्वेशन होती है FO+FE, द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। और मैग्निफिकेशन अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में भी आप पढ़ चुके हैं, होती है FO/FE। तो लुक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप से, वो था FO/FE। अब ना हमें FO पता है ना ही हमें FE पता है, तो हम मैग्निफिकेशन तो जानते हैं वो है 5 टाइम्स। तो FE को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो 5 टाइम्स ऑफ आईपीस है। एक रिलेशन मिल गया, इसे इक्वेशन 2 कहकर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये रही इक्वेशन 1, L FO+FE। अब FO की वैल्यू है 5FE, तो पुट कर दिया 5FE, 5 + 1 6FE, 6 इधर डिवाइड किया तो FE की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। इस 3 को हम पुट करेंगे 2 में, यानी FE की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो FO इज इक्वल टू 5 × 4 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों आंसर आ गए, FO का आंसर आ गया और ये हमारे पास FE का आंसर आ गया। तो ये कुछ टेलीस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। काफी डिटेल्ड न्यूमेरिकल है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स इसका डाटा ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम नाम देंगे PO, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसलिए O का इस्तेमाल किया। इस ऑब्जेक्टिव की जो अपनी फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो बताई गई है 3 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 3 सेंटीमीटर्स। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डाटा दिया है कि जो आईपीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर्स है और जो लेंथ ऑफ टाइप माइक्रोस्कोप है, यानी दोनों लेंसेज के दरमियान जो गैप है, ये लेंसेज के दरमियान गैप मैंने लिखा है QO+PE। अभी ये मैं बताता भी हूँ कैसे QO+PE होता है। तो देखें इमेज कैसे बनेगा स्टूडेंट। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट और उसको पास कर देना आपने फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव से। दूसरी रे को आपने पास करना है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव से। तो जहां ये दोनों रेज मिलेंगी स्टूडेंट्स वहां पर आपके पास इंटरमीडिएट इमेज बनेगा और इस इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, QO। यहां तक क्लियर। तो QO डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे। फिर स्टूडेंट्स इसी इमेज का आईपीस लेंस से जो डिस्टेंस है वो लिखा जाएगा P और साथ E लिखा जाएगा आईपीस के लिए, क्योंकि अब यहीं से रेज ऑफ लाइट जाएंगी, फोकस में से पास करेंगी और एक फाइनल वर्चुअल इमेज जो है
वो यहाँ कहीं क्रिएट होगा। तो ये फाइनल वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देंगे QE का। इन शॉर्ट याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के साथ बनने वाली हर चीज के लिए आप O यूज करेंगे और आईपीस के साथ बनने वाली हर चीज के लिए आप E यूज करेंगे। अब देखें, ना तो हमें PE की खबर है तो क्वेश्चन मार्क, ना ही अभी हमें QE पता है, वो भी क्वेश्चन मार्क। अब उसने हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताई कि वो 26 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, QO डिस्टेंस, ये QO डिस्टेंस और ये PE डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है QO प्लस PE। तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर दूं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है FO प्लस FE नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है QO प्लस PE। ऑलराइट, तो अब हमें असल टारगेट हमारा है QE फाइंड करना। अब QE तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। QE फाइंड करने से पहले आपको PE फाइंड करना पड़ेगा, और PE फाइंड करने के लिए आपको QO फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। नंबर 1, QO फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस इक्वेशन अप्लाई कर दें, 1/FO PO QO। QO को सेपरेट करेंगे, आपने FO और PO की वैल्यूज यानी 3 और 3.6 पुट करके स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करना है। आपके पास QO का आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर्स। अब देखें QO फाइंड हो गया। QE से हम QO से फाइंड करेंगे PE बाय यूजिंग द लेंथ इक्वेशन QO प्लस PE। तो देखें लेंथ है QO प्लस PE, तो PE की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस QO। यहाँ पे QO की वैल्यू जो भी आपने फाइंड की है 18 प्लेस करें, लेंथ आपको 26 गिवन है, तो आपने दूसरा स्टेप भी फॉलो कर लिया, PE विच इज 8 सेंटीमीटर्स। तो QO से PE, अब स्टूडेंट्स PE फाइंड हो गया, तो PE से हम अपना फाइनल इमेज फाइंड कर सकते हैं QE बाय अप्लाइंग द लेंस इक्वेशन ऑफ द आईपीस लेंस 1/FE 1/PE 1/QE। तो QE को सेपरेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास -16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। स्टूडेंट्स माइनस का आना इसलिए भी जरूरी है कि जो फाइनल इमेज बनता है वो एक वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल के लिए जो साइन ऑफ डिस्टेंस है वो क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको फोकस करके आप ये डिटेल्ड न्यूमेरिकल जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, और इसमें गिवन डाटा हमें ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO 1.2 सेंटीमीटर्स पर। अब ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनता है, एक रे ऑफ लाइट स्टूडेंट स्ट्रेट, दूसरी पास करनी है फोकस से, और इसी ऑब्जेक्ट से दूसरी रे ऑफ लाइट आपने सेंटर से पास करनी है, तो ये आपके पास फर्स्ट इमेज बन जाएगा, और इसका डिस्टेंस होगा QO, और लास्ट न्यूमेरिकल की तरह ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है आईपीस के साथ, ये क्या होगा, PE। अब आईपीस से रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये कि आईपीस की फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स, और आईपीस से जो फाइनल इमेज बनता है स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज, वो बनता है 25 सेंटीमीटर्स पर। तो हम QE यानी फाइनल इमेज, उसके लिए D भी लिख सकते हैं। हमें PE की खबर नहीं है। नंबर 2, फिर हमें जो बड़े टारगेट्स दिए गए हैं इस न्यूमेरिकल में वो ये कि आपने लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप फाइंड करनी है और टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। अब पिछले न्यूमेरिकल में भी मैं बता चुका हूँ कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की इक्वेशन होती है QO प्लस PE। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें लेंथ फाइंड करने के लिए QO भी फाइंड करना पड़ेगा और PE भी फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों फाइंड कर लिए तो इन्हें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा लेंथ का। टोटल मैग्निफिकेशन के लिए हमें QO की ज़रूरत है सिर्फ, बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो स्टेप्स क्या है इसमें स्टूडेंट, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे QO, सेकंड नंबर पे PE, थर्ड और फोर्थ नंबर पे आपका फाइनल डाटा मिल जाएगा। तो QO के लिए स्टूडेंट ज़हन में रखना है आपने ऑब्जेक्टिव की लेंस इक्वेशन अप्लाई करनी है, 1/FO PO QO। यहाँ से आपने QO को सेपरेट करना है, आपके पास QO का आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस मैं आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ कि सिंपल प्लस माइनस वाली चीज़ें। QO आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। फिर आईपीस में PE फाइंड करना है, सेकंड पॉइंट फाइंड करना है, तो आईपीस की इक्वेशन। अब ये प्लस 1/QE है ना, तो देखिए माइनस लिखा और 1/D लिख दिया, क्योंकि इमेज कौन सा वर्चुअल है, तो उसके लिए प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। स्टूडेंट्स यहाँ से इसी तरह आपने PE फाइंड करना है, तो आंसर आएगा 2.7। अब देखिए आपका 2 टारगेट्स अचीव हो गए, QO भी और PE भी। तो लेंथ फाइंड करना कितना ईजी है, QO प्लस PE को सम अप करना है, QO प्लस PE 8.7 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी। टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है, QO डिवाइडेड बाय PO, QO PO। अब QO है 6, PO है 1.2, और 1 प्लस D/FE, D 25 और FE आपके पास 3 सेंटीमीटर है।
तो स्टूडेंट्स इस टारगेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 47 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने एंड यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें कहा जाता है कि हम एक माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर और उस माइक्रोस्कोप में जो डायमीटर ऑफ लेंस है वो 0.9 सेंटीमीटर है। इन दो इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए पहला टारगेट दिया गया कि फाइंड द लिमिटिंग एंगल, कि कम से कम कितना रिजॉल्विंग एंगल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बाय यूजिंग वेवलेंथ ऑफ एनी विजिबल लाइट फाइंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये जो सेकंड वेवलेंथ है ये बुक पे गिवन नहीं है, आप इसे लीस्ट वेवलेंथ जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा 1 यानी फर्स्ट वेवलेंथ के साथ और फिर अल्फा डैश यानी सेकंड वेवलेंथ के साथ हम फाइंड करेंगे और अल्फा मिनिमम की इक्वेशन होती है स्टार्टिंग चैप्टर में लिखी है 1.22 लैम्डा ओवर डी। यहीं से रिजॉल्विंग पावर की इक्वेशन स्टूडेंट आपको याद होगा वो बनती है डी ओवर 1.22 लैम्डा। तो रिमेंबर इट्स नॉट रिजॉल्विंग पावर, इट इज लिमिटिंग एंगल। तो अल्फा 1.22 लैम्डा ओवर डी, तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने लैम्डा 1 पुट करना है यहाँ पर, 1.22 कांस्टेंट और डायमीटर वही सेम 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 8.0 10⁻⁻5 और याद रखना ये आंसर आएगा रेडियंस में क्योंकि आप फाइंड करें एक एंगल। सेकंड सेम फार्मूला बट आपने वेवलेंथ पुट कर देनी है 400 नैनोमीटर्स, जिससे आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो विजिबल रीजन की यूज करके वो आप आंसर फाइंड कर लेंगे और वो आंसर आपके पास आएगा 5.4 × 10⁻⁵ रेडियंस। तो ये दो आंसर स्टूडेंट्स, फार्मूला सेम है 1.22 लैम्डा ओवर डी। नाइन्थ न्यूमेरिकल में आए तो इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझना ये है कि कहते हैं अ ग्लास लाइट पाइप इन एयर विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट रे। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो। कहते वो 39 डिग्री पे लाइट रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से गुजारता है। अब इस फर्स्ट पार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्रिटिकल एंगल 39 डिग्री N1। स्टूडेंट्स जिस मीडियम में लाइट सोर्स पड़ा होता है वो 1 होता है और जिसमें लाइट ने एंटर होना हो वो मीडियम 2 होता है। तो N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये हमें नहीं पता। N2 एयर वो अंडरस्टूड है 1 होता है और क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्रीज। इसी का सेकंड पार्ट वो कहता है कि उसी ग्लास पाइप को जब हम वाटर में रखते हैं तो फाइंड करें कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो डिफरेंस ध्यान में रखें, यहाँ क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और यहाँ क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। वो कैसे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, N1 sin θ1 इक्वल्स टू N2 sin θ2। N1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं पता। ग्लास के अंदर क्रिटिकल एंगल 39 डिग्री, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और उसमें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 है। साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो N1 यहीं पे रहने देंगे और 1 ओवर sin 39 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.59। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया जो एयर में मौजूद है। अब इसी ग्लास पाइप को हम रखेंगे वाटर में, तो अब ये मीडियम 1 है और वाटर मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी फाइंड कर लिए 1.59 और वाटर का 1.33। अब रिफ्रैक्टेड एंगल तो 90 डिग्री होगा तो क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखें, N1 sin θ1 N2 sin θ2। sin θ1 की जगह θc यानी क्रिटिकल एंगल, θ2 की जगह 90 यानी रिफ्रैक्टेड एंगल। अब sin 90 क्या होता है 1, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ N2 बचेगा। इस N1 को उधर डिवाइड कर देंगे तो sin θc इज इक्वल टू N2 बाय N1। θc यही रहने देंगे, साइन इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ रहेगा 57 डिग्री। तो ये थे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 9। अब चलते हैं फाइनल लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे अपना लास्ट न्यूमेरिकल 10.10। ये भी काफ़ी डिटेल्ड न्यूमेरिकल है। इसकी जो सिचुएशन हमें गिवन है वो ये कि लाइट रे एयर में से एंटर होती है कोर में और कोर से फिर इसने एंटर होना है क्लैडिंग में। सो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, कोर, क्लैडिंग एंड एयर। जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। अब नंबर 1 पे या हमारे पास जो फाइनल टारगेट है वो ये कि हमने ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। यानी हम लाइट को एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट करेंगे, लाइट कोर में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी,
और रिफ्रैक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स वो आगे क्लैडिंग में एंगल बनाएगी 90 डिग्री, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो होगा क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे कोर क्लैडिंग से, क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे कोर एंड क्लैडिंग से। फिर क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के बाद स्टूडेंट हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो हमें जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स थीटा आई और ये जो 90 माइनस थीटा सी से हम फाइंड करेंगे, इन पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हम एयर के अंदर जो हमारा एंगल होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स गौर से सुनने हैं कि सबसे पहले आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है कोर क्लैडिंग पर, फिर उसके बाद आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद कोर क्लैडिंग पर आपने रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करने के लिए 90 में से थीटा सी को करना है माइनस, और फिर आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है एयर कोर बाउंड्री पर। तो नंबर 1 कोर क्लैडिंग पर जब अप्लाई करते हैं n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2, n1 है 1.6, sin थीटा सी हमने फाइंड करना है, n2 है 1.4 और थीटा 2 है sin 90। थीटा सी फाइंड किया, यहाँ पर हमारे पास एंगल फर्स्ट आ गया 61 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास कितना डिग्री है, 61 डिग्रीज। अब अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स पे आए तो ये एंगल 61 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन कोर फाइंड करते हैं। तो रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए 90 में से 61 डिग्री को माइनस कर देते हैं। उसकी वजह कि गौर से देखें ये पूरा एंगल कितना है 90, लेकिन इनमें से सिर्फ इतना हिस्सा स्टूडेंट्स जो क्रिटिकल एंगल है वो 61 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग है वो 90 माइनस 61 और ये कितना आ रहा है 29 डिग्रीज। तो हमें क्रिटिकल एंगल भी मिल गया और रिफ्रैक्शन का एंगल भी मिल गया जो कितना है 29 डिग्रीज। तो ये हमारा दूसरा आंसर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 29 डिग्री आ गया ना, तो हम यहाँ पर एयर और कोर, ये कोर के अंदर एंगल बन रहा है, कोर और एयर बाउंड्री पर अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो वो कैसे करना है, एयर कोर के लिए उसी तरह n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। अब n1 एयर है 1 sin थीटा आई, इंसिडेंट एंगल कहाँ बन रहा है, एयर के अंदर। इसी तरह 1.6 और साथ क्या आ रहा है साइन 29 डिग्री। यहाँ जो एंगल है इस पे साइन अप्लाई कर देना आपने रिफ्रैक्टेड एंगल पर। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो थीटा आई आता है साइन इनवर्स ऑफ 0.776 और यहाँ हमारे पास एंगल आता है 51 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो इस पिक्चर को पूरा क्लियर समझें कि स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर 51 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी 29 डिग्री के एंगल पर और क्रिटिकल एंगल बनेगा जो रिमेनिंग 61 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्रीज। तो 3 स्टेप्स, नंबर 1 पे आपने सॉल्व करना है कोर क्लैडिंग को, जो एंगल आएगा उसको 90 में से क्या करना है माइनस, और फिर इस एंगल को आपने यूज करना है कोर और एयर बाउंड्री पर। तो ये एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल है, इसको गौर से समझें, इसकी डायग्राम बनाकर जो है वो इसको अंडरस्टैंड करें। अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।